नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे राजनीतिक सरगर्मियां क्या चल रही हैं भारत में, खास करके कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं हमारे साथी विवेकानंद शर्मा। तो नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राजनीति की गहरी पकड़ है, आपकी समझ है, लंबे समय से पत्रकारिता में है। क्या सोच रहे हैं मौजूदा, खास करके अपन बात करें जो गर्मा गर्म चल रहा है दिल्ली वाला मामला, तो दिल्ली में क्या लगता है भाजपा जो है वो दिल्ली का दिल अभी तक क्यों नहीं जीत पाई है? साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज के बाद मामला अ, ठंडे बस्ते में है। जी, यदि दिल्ली की राजनीति को देखेंगे तो 2 तरह की चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। ख़ासतौर पर अभी आप देख सकते हैं 2014 से नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में गए हैं, उसके बावजूद भी भाजपा वहाँ की विधानसभा में कुछ ख़ास नहीं कर पा रही है। इस चीज़ को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है क्योंकि लगभग यही वो कालखंड था जिस कालखंड में अरविंद केजरीवाल का उभार हो रहा था। उसके पहले जिस तरीके से अन्ना आंदोलन रहा, स्वामी रामदेव का जो आंदोलन रहा, बेसिकली वो सारा आंदोलन टिका हुआ था कांग्रेस के विरोध को लेकर। लेकिन उस कांग्रेस के विरोध को देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उस विरोध को गेन कर गई। उसको आधार मानकर और लगातार जो है वो लोकसभा में वो चुनाव जीतती रही है। अब आप ये भी देख सकते हैं लेकिन कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुत अच्छा कर रही है जी। दिल्ली में। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही क्या हो जाता है, तो इसको समझने की खास आवश्यकता है। और वो आवश्यकता जो है वो यदि आप पड़ताल करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के चेहरों से उकता गई, बोर हो गई, कमोबेश वही स्थिति वहां स्टेट लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहले भी इस तरह की बातें कई बार हो चुकी हैं कि आपके सामने फ्रेश चेहरे आम आदमी पार्टी ने जो उतारे, उनको यदि आपको मात देनी है तो ठीक उसी प्रकार के 27-28 साल के, 30 साल के, 32 साल के नौजवानों को आपको लाना पड़ेगा। बेदाग छवि के लोगों को आपको लाना पड़ेगा। शीला दीक्षित के कालखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो चर्चाएं हुई, कमोबेश स्टेट की जो लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी, उससे दिल्ली की जनता को बहुत अधिक पसंद नहीं करती थी उस लीडरशिप को। और जब तक वो लीडरशिप खत्म करके आप नए चेहरे नहीं लेकर आएंगे तब तक मुश्किल रहने वाला है। तो नए चेहरों में कौन? भाजपा तो हर बार नया ला रही है, इस बार तो कोई चेहरा ही नहीं है। पहले किरण बेदी को लाई, उसके बाद वो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे जो गीत गाते थे, मनोज रिंकिया के पापा वाला गीत हाँ। उनका फेमस है, मनोज तिवारी जी। जी, जी। तो अब दिल्ली जो है उसका दिल टटोल नहीं पा रहे हैं मोदी जी, जबकि वहीं बैठ रहे हैं। जी। अमित शाह वहीं बैठ रहे हैं, आपके जेपी नड्डा भी वहीं बैठ रहे हैं। आपके आस पड़ोस के जो राज्य हैं दिल्ली से टच होते हुए, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पूर्वांचल का भी मामला बीच में पूरा खूब पूरा गरमाया जो है। है वो चारों तरफ भाजपा है। एक हिमाचल अगर छोड़ दें अपन टच को, हालांकि हिमाचल पंजाब के बाद लागू होता है, जी। लेकिन पूरा चारों तरफ भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। लेकिन ऐसा क्या जादू कर रखा है इन्होंने, झाड़ू वालों ने, कि कमल पे झाड़ू फिर रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की सामान्य जनता है वो भोली जनता है। और फिर चुनाव जीतने के लिए जिस बाकी प्रकार स्टेट वाले बोले नहीं है नहीं ऐसा जो बीजेपी को मैं ऐसा जिता नहीं रहे कहूँगा। हैं। कारण देखिए आप, प्रदीप जी, जो आंदोलन चला, जी। उस आंदोलन की धुरी, उसका आधार क्या था? उसका आधार दिल्ली था। और आपने भी उस समय देखा होगा, यदि आपने कवर किया होगा पत्रकारिता में, आप देख ही रहे हैं, उस आंदोलन में कौन आते थे? नए जो युवा कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके या कोई 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, वो लड़के, और बड़ी संख्या में वो लोग वहाँ, तो वहाँ उनको एक आशा की किरण ये नज़र आती थी कि ये लोग आएँगे, क्योंकि एक प्रकार से राजनीति में जो कहा जाता है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। जी। तो फिर क्या चाहिए? कुछ नया चाहिए। और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल लोगों को ये विश्वास दिलाने में एक बार तो सफल हो गए थे। उसके बाद में फिर जो सारी चीज़ें हुई, उसको मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पाई। मिसमैनेजमेंट के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, या फिर ये कहिए कि जो माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं चूक है। ठीक प्रकार से सर्वे नहीं किए जा रहे हैं, या फिर किसी को खुश करने के लिए जो कुछ रिपोर्ट्स को आगे पीछे कर दिया जाता है। क्योंकि जैसा आपके सामने विपक्ष है जिससे आपको टक्कर लेनी है, तो वहां सारे अस्त्र शस्त्र जैसे दूसरे मैदानों में चल रहे हैं, वहां वो नहीं चलने वाले हैं। नया मैदान है, नए खिलाड़ी हैं,
तो फिर कुछ नया करना पड़ेगा, और जब तक ये नया नहीं होगा तब तक पार नहीं पड़ने वाली। तो अन्ना वाले आंदोलन से पार्टी निकली 2013 जी। और उसमें कई तरह की मामले हुए थे, कई तरह के किस्से हैं, सलवार पहन के भागने के किस्से हैं, हाँ, किसी कवि के एक राष्ट्रीय मंच पर उसकी आमदनी 4 गुना 10 गुना हो जाने के किस्से हैं, और जी। उस कवि कुमार विश्वास खास करके जिनकी हम्म। राजनीति में एंट्री होती है, जी। और वो बड़े गजब, मैं उनको मानता हूं कि वो बंदा जो कवि की कर्तव्य बताते हैं कि कवि का क्या कर्तव्य है कि अगर सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति मदान्ध हो जाए तो उसके खिलाफ वो खड़ा हो। तो कांग्रेस के वक्त में तो वो खिलाफ खड़े थे। जब राइट विंगर पार्टी का प्रतिकर्ष चल रहा है भाजपा का राज्यों में और केंद्र में, और वो व्यक्ति राम कथा करने निकल पड़ता है, हो सकता है कभी कांग्रेस सत्ता में आए तो एक बार फिर से कुमार विश्वास का कवित्व जाग जाए। तो क्या सोचते हैं आपकी आम आदमी पार्टी से उनका अलग होना, अलग होने के बावजूद भाजपा उन्हें उसके खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही? देखिए, पर्टिकुलर यदि आप किसी व्यक्ति की बात करते हैं जिसने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस दौर में कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, टीवी चैनल्स पर भी हम सब लोग देखते थे, भाजपा के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि जो वाक्पटुता है, जो बात कहने का तरीका है, लेकिन जिस तरीके से खुद कुमार विश्वास ने अनेक राष्ट्रीय चैनल्स पर आके अनेक माध्यमों से उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे मतभेद कब शुरू हुए। मतभेद शुरू हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेके। बाहर चर्चा राज्यसभा को लेकर भी है, वो खुद भी स्वीकार करते हैं कई सारी चीजें, राज्यसभा का भी विषय, लेकिन उन्होंने पब्लिक के सामने क्या कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, हमने कहा कि सर जी आप गलत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस विषय को लेकर आए। और फिर वो उनकी कुछ पंक्तियां भी मुझे ध्यान आती हैं कि उसको लेकर जिस तरीके की बातें आई कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, है ना। तो स्ट्राइक दे देंगे आपको, कहेंगे मेरी कविता है, 32 रुपए का चेक याद है मुझे। नहीं, अपन उनकी कविता बनिया कुमार विश्वास से ज्यादा मुझे अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आता। जिस तरह से वो जीरो, जनता का पैसा है तो आप अपने अपने राम किसी सरकार के लिए कर रहे हैं, तो पैसा किसका जा रहा है? जनता का। माउंट आबू का कवि सम्मेलन मुझे याद है, लाखों में पेमेंट हुआ जी, ठीक है। तो ये चीजें आप दिखा कैसे देते हैं चेहरा, बात वो है, चेहरे को पेश कैसे कर देते हैं, उसमें चीजें हैं निश्चित तौर पे। अब वो केजरीवाल पे मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकली बीजेपी उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वो इतना आसान है नहीं ना, वो उपयोग करने देने वाले नहीं है। असल बात ये है, कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे दूसरा दल हो, लेकिन कुमार विश्वास निश्चित रूप से एक बुद्धिमान व्यक्ति है और बहुत आसानी से किसी के चंगुल में नहीं आने वाले हैं। एक कहावत हमारे यहाँ चलती है कि जानवर बड़ा होता है तो छोटे पिंजरे में नहीं आता, है ना। यदि आपको ऐसे व्यक्ति को अपने ओरा में आपको लेना है तो कहीं ना कहीं उससे बड़े ओरा वाला राज्यसभा वाला बीजेपी कर नहीं रही है अभी, लग रही है। केवल राज्यसभा विषय भी नहीं लगता, क्योंकि जगह जगह डिमांड बड़ी हो गई है। हाँ, जगह फिर चीजें बहुत सी आती हैं, पुरस्कारों की बातें आती हैं, वो कहते हैं कि मुझे कोई देने वाला भी नहीं है। फिर मंचों पर जो उनकी लोकप्रियता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी उससे बाधित हो सकती है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। छोड़ते हैं अपन, भाजपा के पास क्या विकल्प है दिल्ली में? कौन भाजपा से सीएम हो सकता है? प्रवेश वर्मा एक स्थिति में हैं जी, या और भी लोग अपन, क्योंकि भाजपा में पिछले जो 3 सीएम आए हैं वो एकदम यूं जादुई तरीके से चिराग की तरह निकले हैं। देखिए, यदि भाजपा दिल्ली का चुनाव जीतती है जी, तो जाके क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी तो वहां भी ये पूरी तरह से विश्वास लगता नहीं है। वो अलग बात है कि सामने वालों के बराबर घोटाले आ रहे हैं, कई सारे नेता जेल में जा रहे हैं, कई लोग अपनी अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से भी बात कहते हैं, घोटालों की दुनिया में तो सबसे न्यारी मूरत लाचारी नजर आती है जब देखे तेरी सूरत। बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये रण कैसे जीता जाए, और इसके लिए भी साम दाम दंड भेद सब तरीके की चीजें। आप देखिए ना कि एक तरफ इंडी अलायंस की जो बात होती थी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ खड़े होते थे, कहते थे हमें मोदी को हराना है, लेकिन दिल्ली का चुनाव आते ही क्या स्थिति हो गई। हाँ, सही बात। इससे पहले हरियाणा वाले में भी, हाँ, तो हरियाणा में भी वो स्थिति हुई। तो मुझे किसी कवि की वो पंक्तियां याद आ गई कि जो गठबंधन ये करते हैं अलग अलग प्रकार से, कि शब्द अक्षर एक आगे पीछे होता है और कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, कि गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज, और सबने मिलकर लूट ली लोकतंत्र की लाज। गंदी हुई राजनीति, विकृत हुआ समाज, और हर वानर को चाहिए किष्किंधा का राज। क्या बात है। तो वो सुरेंद्र दुबे जी की भी मेरे को पंक्तियां याद आ गई कि
जर्दा तेरे पास है चूना मेरे पास, आजा गठबंधन करें स्वाद बनाए खास, और बिल्कुल स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे, खा कर देंगे थूक थूक कर फिर चाटेंगे। हाँ, तो इस बिल्कुल तरीके का आप महाराष्ट्र की राजनीति आपने देखी है, जब बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। चुनाव देखा है, जो स्थितियां बन रही है। देखिए संसदीय लोकतंत्र की परंपरा तो ये है निश्चित तौर पे, केवल भारत की बात नहीं है, भारत के वर्तमान की नहीं, इतिहास की भी बात करें तो समर्थन लेना देना छोड़ना ये तो पार्ट ऑफ सिलेबस है बेसिकली। अगर अपन पूर्व प्रधानमंत्रियों तक के स्पीच सुने तो उसमें तो अब उसको अगर आप निष्ठा से जोड़ते हैं तो हमारी अपेक्षा ही मुझे लगता है गलत है सीधे तौर पे नहीं, politically। मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप यदि चुनाव के पहले गठबंधन कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है, जी और चुनाव का परिणाम आ गया उसके बाद यदि आपको लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, कि सरकार नहीं बनने वाली है, तो फिर आपने देखा होगा पहले से बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाहर से समर्थन हाँ बाहर से समर्थन करेंगे, तुरंत देश को दोबारा दूसरे चुनाव में नहीं झोंकना है इसलिए करेंगे। फिर हमारी आशाओं के अनुरूप यदि ये सरकार चल रही है तब तक समर्थन रहेगा। और आपने देखा होगा कि जब आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, जो वीपी स्थितियां सिंह बनी, की सरकार हाँ गिरी तो थी। ये चीजें तो चलती है। लेकिन पहले जो आप गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति वो अछूत है, उसको हराने के लिए और हम ये सब करेंगे, एक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए फिर गठबंधन होगा, और वो भी तब होगा कि किन लोगों के बीच में होगा, जिनमें कोई वैचारिक साम्यता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। नहीं विचार तो एक ही है, वो चूना और जर्दा वाला में मिलके खास स्वाद बनना चाहिए, विचार तो स्वाद का है। ये राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो राजनीति के लिए कहा है ना, भर्तरी ने लिखा है नीति शतक में, वारांगना नेव नित नीति निपुण, है ना, वारांगना के जैसी है लेकिन फिर भी आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। तो यह बहुत से लोगों ने कहा है कि राजनीति जो है वो आवश्यक बुराई है, आप इससे निर्लिप्त नहीं रह सकते, क्योंकि यदि आप मतदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विचार कहीं ना कहीं किसी पक्ष में जाता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो पत्रकारों के लिए भी कहता हूँ कि ठीक है आपका कोई काम है, आप टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप खबर लिख रहे हैं, लोग कहते हैं ना निष्पक्षता की अलग विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस समर में निष्पक्ष शायद कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, आपका जो कर्म है वहां आप प्रभावित नहीं होने देंगे, लेकिन आपका अपना एक विचार हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाकी अगर अपन बात करें, राजस्थान से कई नेता गए हुए हैं प्रचार करने, सतीश पूनिया गए हुए हैं, सीपी जोशी के, इनकी ट्विटर पे मैं फोटो देखता हूँ, किसी के 100 लोग बैठे हैं, किसी के 200 लोग बैठे हैं। जी। यहाँ तो कार्यकर्ता कार्यालय में मिल जाते हैं इतने, दिल्ली के लोग आ नहीं रहे हैं सभाओं में। देखिए बड़ी जगह पर सामान्यतः ये संकट होता है, आपने भी ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता की है, गाँव में हमारा भी आना जाना रहता है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और राजनीति यदि आपको देखनी समझनी है तो गाँव में जाना पड़ेगा। शहर का व्यक्ति, उसका अपना एक रूटीन है, सुबह उठेगा, अपने काम धंधे पे ऑफिस जाएगा, दुकान पे जाएगा, शाम को आएगा, ठीक है वोट देने भी जाएगा तो जाएगा, बहुत अपील होगी तो, नहीं तो एक प्रकार से उतना इंटरेस्ट वो लोग नहीं लेते हैं। तो वहाँ ये सभाएं करना, सभाओं को सफल बनाना बड़ा कठिन काम रहता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में भी जो अलग अलग मुद्दे पिछले दिनों देखने को मिले, पूर्वांचलियों के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मार्च निकाला, और जो सारी चीजें हुई, जाटों को लेकर एक अलग बात, कास्ट बेस खड़ा करने की अरविंद कोशिश केजरीवाल की कह रहे हैं। जा तो बहुत पहले कभी मैंने कुछ सुना था कि जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं, जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। तो वो सारी चीजें भी राजनीति में हो रही है, और दिल्ली में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, उस समय देखने को मिल रहा है जबकि अरविंद केजरीवाल काफी समय तक जेल में रहे, जेल में उनके रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में रहे। हाँ। उनकी खड़ाऊ रख के, भगवान राम की खड़ाऊ रख के जिस तरह से भरत ने शासन किया, उसी तरह से आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के लिए किया। मजाक बना दिया गया है एक प्रकार से देखा जाए तो आप ठीक है किसी को बिठाइए ना, पर वो राम भरत और खड़ाऊ और इतना पाक साफ मामला तो शीश महल का जिक्र होता है, अब वो ले आए नरेंद्र मोदी के आवास पे, कितना खर्च हुआ है ये। तो कुल मिला के खेल जो है कि जनता हमेशा सताई जाती है। माणिक वर्मा की एक कविता की लास्ट पंक्तियां हैं, अरे आस्तीन सांप तुझे मुझसे ही दूध पिलाते नहीं बना। तो वो यह खास करके राजस्थान वाली बात चल रही थी कि यहाँ के कई नेता जा रहे हैं, फिर इनका रिपोर्ट कार्ड आएगा। क्या लगता है आपको कि दिल्ली, जिसमें एक अच्छी खासी संख्या 70 सीटें हैं, भाजपा कितनी ला सकती है इस बार?
देखिए, अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी कांग्रेस होगी। तो शून्य पर रहती है, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस कितनी ले आएगी, एक आधी मिलने की उम्मीद है हमें। 1-2 सीटें तो शायद जीत सकते हैं, इतना अब लंबा तो इतना समय हो गया। लोगों को इतनी तो दया भी आने लग गई होगी। हाँ, इसीलिए तो बहुत समय बीत गया है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी की राह आसान भी तब होगी जब वहाँ कांग्रेस कुछ वोट लेकर जाएगी। जी, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट था वो सारा शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की जी, तरफ। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो नए वोटर्स थे, जिनको लगता था कि नहीं, कोई परिवर्तन होना चाहिए, कोई नया व्यक्ति आना चाहिए, तो वो उस आंदोलन के बाद जो हवा बनी थी, उस हवा के कारण भारतीय जनता पार्टी का भी यदि आधा 1% वोट भी छिटका है, या फिर भाजपा के जो पुराने चेहरे स्टेट की लीडरशिप में जो दिखते थे, उनके प्रति जो एक प्रकार से हम ये कहें कि निराशा का भाव जो था, वो समाप्त तब होगा जब नई ऊर्जा दिखेगी कैंडिडेट्स को लेकर। और साथ ही साथ माइक्रो मैनेजमेंट की जो बात होती है, जो पन्ना प्रमुख तक की बात होती है, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 दशक से चुनाव लड़ रही है, खासतौर पर अमित शाह ने जिस तरीके से जो काम किया था, मुझे लगता है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये यदि ठीक रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हरियाणा में जिस तरीके से आखिर में सब चौंक गए, तो हो सकता है दिल्ली इस बार बिल्कुल, चौंका दे। चौंकाने का दौर चल रहा है। तो विवेकानंद जी से दिल्ली के चुनाव पे लंबी चर्चा हुई और हम आश्वस्त करते हैं कि विवेकानंद जी को अक्सर हम चर्चा के लिए बुलाएँगे और बात करेंगे राजस्थान पे भी। आप देखते रहिए थिंक 360। सर बहुत धन्यवाद। नमस्कार।